चांद सी महबूबा होगी, ऐसा मैंने सोचा था। हर लड़के की तरह शहरी बाबू राजवर्धन कपूर को भी चाहिए लाइफ में चांद सी महबूबा। वही भोली भाली सलोनी के भाई और बापू है उसके सांवले रंग से परेशान। लेकिन राजवर्धन के गांव में आते ही मिल गया है उन्हें इस समस्या का समाधान। शुरू होने जा रही है एक और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है लालपुर के बाजार से। लालपुर के बाजार में आज फिर हर कोई सलोनी की शादी को लेकर ही बात करने में व्यस्त था। एक व्यक्ति बोलता है, अरे फुलवा, तुम्हें पता लगा आज भी कोई सलोनी को देखने आ रहा है? तभी फुलवा कहता है, क्या, फिर से? तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ, इस महीने 7वां लड़का है जो उसे देखने आ रहा है। तभी फुलवा कहता है, महीने का 7वां और ऐसे जोड़ा जाए तो 15वां होगा। अरे नहीं, 18वां। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पास में दो बूढ़ी औरतें बैठी होती है। उनमें से एक कहती है, अरे 18वां हो या 20वां, लड़का माने तब ना। मुझे तो लगता है इस बार भी हमारी गिनती बढ़ाकर ही जाने वाला है। तभी दूसरी औरत बोलती है, अरे शुभ शुभ बोलो बहन, भले ही थोड़ी सावली है तो क्या हुआ, दिल की कितनी भोली और मन की कितनी साफ है हमारी सलोनी। देखना, इस बार उसका रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। पास के गांव से अपने बेटे बबलू का रिश्ता लिए एक और महाशय सलोनी के घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी बबलू बात करने से ज्यादा खाने में व्यस्त है। वो आम की खुशबू लिए आम खाए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राम सेवक जी अपने होने वाले समधी जी, जो कि होंगे या नहीं वो तो पता नहीं, उनसे पूछ रहे होते हैं, अरे समोसा तो आपने लिया ही नहीं भाई साहब। तभी भाई साहब कहते हैं, बस राम सेवक जी, अभी लड्डू भी तो खाने हैं, वो क्या है ना, अभी मैं जरा डाइटिंग पर हूँ। तभी राम सेवक जी एक दीवार पर लगी तस्वीर दिखाते हुए बोलते हैं, वो जो तस्वीर देख रहे हैं ना दीवार पर, हमारी सलोनी ने अपने हाथों से बनाई है। तभी वो भाई साहब कहते हैं, अरे वाह, और क्या क्या कर लेती है आपकी सलोनी। तभी राम सेवक जी कहते हैं, उसे बाहर से खरीद कर कपड़े पहनना पसंद नहीं भाई साहब, वो अपने कपड़े खुद ही सिलती है, साधारण रहना ही उसे पसंद है। तभी भाई साहब कहते हैं, क्या बात है। तभी राम सेवक जी कहते हैं, और आप दहेज के लिए भी एकदम निश्चिंत रहिएगा, हमने सारी व्यवस्था पहले ही कर रखी है भाई साहब। तभी वो भाई साहब कहते हैं, अरे दहेज की बात भी हो जाएगी राम सेवक जी, पहले लड़की देख ले, रिश्ता पक्का कर ले, फिर दहेज बढ़ाएंगे। तभी राम सेवक जी कहते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें, सलोनी के दहेज के लिए हमने करीब 4-5 तोला सोना तो इकट्ठा कर ही लिया है। तभी वो भाई साहब कहते हैं, और जमीन? तभी राम सेवक जी कहते हैं, वो तो हमारी 40 बीघा जमीन में से आधी आपको देना तय ही समझिएगा। वही बगल में बैठा सलोनी का भाई मन ही मन सोच रहा होता है, चाहिए तो पूरी जमीन ले लो, लेकिन सलोनी को इस घर से ले जाओ, ताकि कम से कम मेरी शादी हो सके। तभी बबलू अपने पापा से बोलता है, पिताजी, एसयूवी गाड़ी, एसयूवी गाड़ी। तभी उसके पिताजी राम सेवक जी से पूछते हैं, हाँ हाँ बेटा, एसयूवी गाड़ी तो वो देंगे ही, आजकल दहेज में गाड़ी कौन नहीं देता, उसका मुंह से क्या बोलना, क्यों राम सेवक जी। तभी राम सेवक जी कहते हैं, जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। राम सेवक जी कहते हैं, अरे भाई, अब सलोनी को भी बुलाइए। तभी वो भाई साहब कहते हैं, हाँ हाँ, सलोनी को भी बुलाइए, क्या है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जल्दी से देख कर पसंद कर ले तो अच्छा होगा। तभी राम सेवक जी कहते हैं, जी अभी बुलाए देते हैं। राम सेवक जी बद्री को बुलाते हैं और बोलते हैं धीरे से, सलोनी कहाँ है बद्री, तुम्हें कहा था ना उसे प्यार रखना, तुमसे एक दिन भी अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर बद्री धीरे से बोलता है, सुबह सुबह खेत में फसल को पानी देने चली गई थी, हमें क्या पता था वो बावड़ी अब तक नहीं लौटेगी। वही दूसरी तरफ सलोनी खेत में पानी दे रही होती है और वहां से निकलती है जल्दी से, और सोचती है जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा, लड़की वाले आ ही गए होंगे। तभी वहां रोड पर एक कार जा रही होती है, जिसमें दो लोग बैठे बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, तुम्हें कंपनी की नई यूनिट डालने के लिए ये लालपुर गांव ही मिला था शुक्ला। कभी शुक्ला बोलता है, फायदे का सौदा है सर, मुंबई के मुकाबले ये जमीन हमें आधे दामों में मिल गई है। तभी वो आदमी कहता है, इस गांव को देखकर लगता है यहाँ की हवा में मेरा सांस भी लेना मुश्किल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी दौड़ते हुए अपने घर जा रही होती है। तभी उसके ऊपर उस कार से कीचड़ पड़ जाती है। सलोनी सोचती है, मेरे कपड़े, बाबूजी फिर गुस्सा करेंगे, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ गाड़ी वाले बाबू, ये क्या किया, कारवा चला रहे हो या बैलगाड़ी? फिर गड़बड़ हो गई। सलोनी जैसे तैसे कर अपने घर पहुंचती है। सोच रही होती है पिताजी फिर गुस्सा करेंगे। तभी वहां आसपास जो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो उसे भूत 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 कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तभी बद्री वहां आ जाता है और उन बच्चों को बोलता है, का वे, हमारी बहन तुमको भूत दिखाई देती है, रुको अभी तुम्हें ही पीट पीट के भूत बनाई देते हैं। और उन बच्चों को मारने लगता है और सलोनी जोर जोर से हंसने लगती है।
तभी वो बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, चलो भागो यहाँ से वरना ये बजाएंगे कान के नीचे, दिन में भूत दिखने लगेंगे। तभी दूसरा बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है, ओ बद्री भैया, इस अमावस्या के चांद को भूत ना कहें तो क्या कहें, हम सब तो इसे यही कहेंगे। और वो बच्चे उन्हें जीभ दिखाकर चले जाते हैं। तभी बद्री सलोनी से कहता है, कहाँ रह गई थी बावड़ी, लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं और ई का हाल बना रखा है, कुश्ती के मैदान से लौट रही हो का। तभी सलोनी बोलती है, ओ भैया कहा है कि। तभी बद्री उसका बात बीच में काटते हुए बोलता है, अरे ये सब राम कथा बाद में सुनाना, पहले अंदर जाकर अपना हुलिया सुधारे। लेकिन जब सलोनी घर में दाखिल होने लगी तभी सलोनी को देखकर वो भाई साहब बोलते हैं, अरे राम सेवक जी, ये काली का लूठी कौन है भाई, आपकी नौकरानी है का। सलोनी दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, ये कैसे बोल रहे हैं मेरे बारे में। वही दूसरी तरफ वो दो व्यक्ति जो कार से जा रहे होते हैं, वो एक ज़मीन के पास जाते हैं और उस ज़मीन के पास जाकर आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। उनमें से एक बोलता है, शुक्ला तुम क्या सोचते हो, इस धूल मिट्टी भरे गांव में हमारी नई फैक्ट्री लगाना सही होगा या नहीं। तभी शुक्ला बोलता है, बिल्कुल सही होगा सर, सोने पे सुहागा तो ये है कि आपको सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी वाधवानी ग्रुप्स की मालकिन तान्या वाधवानी को तो जोर का झटका मिलेगा जब उसे पता चलेगा कि आपने ये ज़मीन उससे पहले हथिया ली है। तभी वो आदमी सोचता है, तान्या, जिस आदमी की बात हो रही है उसका नाम है राजवर्धन। राजवर्धन एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है और तान्या वाधवानी उसकी कॉम्पिटिटर रहती है। वो तान्या वाधवानी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलता है अपने फ़ोन पे और देखता है, वाधवानी ग्रुप्स को फिर मिली 50 करोड़ की फंडिंग और मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। तान्या वाधवानी ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे डाली रहती है। वो उसे देखता है और पढ़ता है। तान्या वाधवानी राजवर्धन कपूर की एकमात्र बिजनेस प्रतिस्पर्धी थी जो हमेशा कोई ना कोई कारनामा करके राज के प्लान में टांग अड़ाए बिना नहीं मानती थी। वैसे खूबसूरती में तान्या का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन लोग अक्सर उसकी खूबसूरती में खो ये भूल जाते थे कि उसके इस खूबसूरत चेहरे के पीछे वो एक सातिर दिमाग भी छुपाए बैठी है। राजवर्धन शुक्ला से बोलता है, शुक्ला कोई अच्छी सी शायरी बताओ जो मैं तान्या को भेज सकूं। तभी शुक्ला आश्चर्य में बोलता है, तान्या वाधवानी के लिए शायरी, कहीं आप उसके प्यार में तो नहीं पड़ी है सर। तभी राजवर्धन बोलता है, शुक्ला मैं बिना मतलब के कुछ भी नहीं करता, फिलहाल जितना बोला है उतना करोगे। तभी शुक्ला बोलता है, तुझे देखा तो ये जाना। फिर वो चुप हो जाता है। तभी राजवर्धन बोलते हैं, शुक्ला कब सुधरोगे तुम। तभी शुक्ला बोलता है, सर मैं तो मजाक कर रहा था, अभी अपने फ़ोन में से निकाल के बताता हूँ। शुक्ला अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, लिखिए सर, शोर न कर ए धड़कन, जरा रुक जा कुछ पल के लिए। बड़ी मुश्किल से मेरी आंखों के सामने उसकी तस्वीर आई है। ये शायरी राजवर्धन तान्या वाधवानी के कमेंट सेक्शन में डाल देता है और इसके बाद वो शुक्ला को कहता है, तुम्हारा जवाब नहीं शुक्ला। तभी कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से पूरा धूल राजवर्धन के चेहरे पर जम जाता है। राजवर्धन वहां से वापस आ जाता है और मिरर के सामने खड़ा हुआ बोलता है शुक्ला से, पूरा चेहरा काला पड़ गया है। तभी शुक्ला कहता है, शांत हो जाइए सर, मैंने वर्कर्स को कह दिया है कि आप जब भी साइट पर आएं थोड़ा देख कर काम करें। तभी राजवर्धन बोलता है, ये आखिरी बार है शुक्ला, मैं इस गंदे से गांव से काला होकर नहीं जाना चाहता। ये धूल, ये मिट्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वही दूसरी तरफ सलोनी के घर पे राम सेवक जी मन ही मन सोच रहे होते हैं, हे भगवान मैं कितना मजबूर हूँ, मेरे ही सामने मेरी ही बेटी की बुराई हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। खैर उसके ब्याह के लिए जो करना पड़े मैं करूँगा। तभी बद्री बोलता है, अरे नहीं नहीं, धूल मिट्टी के कारण उसका चेहरा ऐसा हो गया है, वरना फूल सी दिखती है मेरी बहन। तभी बबलू अपने पिताजी से धीरे धीरे बोलता है, ये आप मुझे कहाँ ले आए पिताजी, आज हम इसे शादी के लिए देखने आए हैं और ये ऐसी भूत बनी घूम रही है। तभी बबलू के पिताजी बोलते हैं, चुप करो, जैसी भी हो, दिख नहीं रहा ये लोग हमें कितना दहेज देने को राजी है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद अपनी जो मन मर्जी चलाना हो चलाना, भगवान के लिए अभी चुप रहो। तभी बबलू उदास हो जाता है और सोचता है, अरे ये कहाँ फंसा दिया पिताजी ने मुझे। तभी राम सेवक जी बोलते हैं, जाओ सलोनी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, सोहन जी को शाम ढलने से पहले निकलना भी है। तभी सलोनी बोलती है, जी पिताजी, और जाकर अपना मुंह हाथ धो लेती है और तैयार होने बैठ जाती है मिरर के सामने और खुद में ही बात करते हुए बोलती है, सबसे पहले ये बाल ठीक कर लेती हूँ, अब ये क्रीमवा कहाँ रख दिया हमने। उसके बाद वो क्रीम निकाल कर लगाने लगती है। उसके बाद बोलती है,
अब बस थोड़ा सा पाउडर और थोड़ी सी लाली और सलोनी तैयार है। तभी सोहन जी बोलते हैं, हमें निकलने में देरी हो रही है राम सेवक जी, अपनी बेटी से कहिए ना थोड़ा जल्दी करें। सलोनी वहाँ आ जाती है। बद्री बोलता है, लीजिए आ गई मेरी बहन। सलोनी को देखते हुए बबलू का चेहरा पूरा उदास हो जाता है। बबलू के पिताजी बोलते हैं, सलोनी बिटिया हमारे बबलू के पास बैठो। बबलू सोचता है और बोलता है, कितनी काली है, ठीक से तैयार होना भी नहीं आता। बबलू अपने पिताजी से धीरे स्वर में कहता है, पिताजी हमने तय कर लिया है, हम इस अमावस की चांद से हम तो शादी नहीं करेंगे। तभी बबलू के पिताजी कहते हैं, क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है बबलू? दिख नहीं रहा वो लोग इसके बदले हमें कितना दहेज देने को तैयार हैं। तभी राम सेवक जी कहते हैं, क्या हुआ भाई साहब, कैसी लगी हमारी सलोनी? तभी सोहन जी कहते हैं, जी हम वही बात कर रहे थे, हमें अपने बबलू के लिए आपकी सलोनी पसंद है। सलोनी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, सच? तभी बद्री बोलता है, अरे बधाई हो समधीर जी, मुंह मीठा कीजिए। तभी सोहन जी कहते हैं, जी जी आपको भी खूब बधाई हो। लेकिन बबलू बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? माना कि ये लोग हमें मुंह मांगा दहेज दे रहे हैं, तो क्या आप हमारा ब्याह ऐसे ही किसी काली कलूठी से करवा देंगे? तभी सोहन जी बोलते हैं, बबलू बेटा ई का कह रहे हो? तभी बबलू बोलता है, बबलू सिंह इतना सस्ता नहीं जो थोड़े दहेज में बिक जाए, हम ये ब्याह नहीं करेंगे। इससे शादी कर ली तो आपकी आने वाली सभी पोस्टें इसी तरह काली पैदा होंगी और हमें गोरे बच्चे चाहिए। तभी बद्री बहुत गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हमारी बहन को काली कलूठी कहा? और वो बबलू का कॉलर पकड़कर उसे मारने को उतारू हो जाता है। तभी बबलू कहता है, हम नहीं मांगेंगे कोई माफ़ी, हमने कहाँ कुछ गलत कहा है। तभी बद्री चिल्लाते हुए बोलता है, कहा बे, चल माफ़ी मांग हमारी बहन से। तभी राम सेवक जी बद्री से बोलते हैं, बद्री ई का कर रहे हो, छोड़ो का। बद्री बोलता है, हट साला कहीं का। तभी राम सेवक जी कहते हैं, देखिए भाई साहब, चाहिए तो हम थोड़ा दहेज की रकम को और बढ़ाए देते हैं, पर ऐसे रिश्ता न तोड़िएगा। तभी बबलू बोलता है, उनसे क्या कह रहे हैं, हमें ये ब्याह नहीं करना, समझ नहीं आता, हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी सोहन जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, बबलू बबलू बेटा सुनो तो। वहीं दूसरी तरफ सलोनी पूरी तरह उदास हो जाती है और रोने लगती है। सलोनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राम सेवक जी बोलते हैं, सलोनी कहाँ जा रही हो बिटिया, हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा। ये बोल ही रहे होते हैं, तभी सलोनी अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर जोर जोर से रोने लगती है। रात हो जाती है। राम सेवक जी सलोनी का दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं, सलोनी बेटा दरवाजा खोलो, ई देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद गाजर का हलवा बनाए हैं बिटिया। तभी सलोनी बोलती है, नहीं खाना हमें कुछ, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए पिताजी। और बहुत रोने लगती है। राम सेवक जी अपनी मरी हुई पत्नी का तस्वीर देखते हुए बोलते हैं, तुम क्यों चली गई सलोनी की अम्मा? सलोनी को हर बार इस हालत में संभालने की शक्ति हम में तो अब नहीं बची। हमने तुमसे वादा किया था कि सलोनी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, लेकिन अब हमारी हिम्मत जवाब देती है। हमें नहीं लगता कभी कोई हमारी बेटी से शादी करेगा, लेकिन क्या करे, उसे अपने पिता के रंग में जो जन्म लेना था। काश उसकी शक्ल तुम पर जाती, कम से कम हमारी बिटिया को बार बार ऐसे सदमे तो नहीं झेलने पड़ते। तभी बद्री आता है और बद्री बोलता है, पिताजी। तभी राम सेवक जी बोलते हैं, अरे बद्री तुम यहाँ? तभी बद्री कहता है, आप अपने आंसू ऐसे बर्बाद मत कीजिए पिताजी, चाहे जो हो जाए हम सलोनी की शादी करके रहेंगे। तभी राम सेवक जी कहते हैं, अपने मन को सांत्वना देना बंद करो बद्री, सलोनी से शादी के लिए कोई हाँ नहीं करने वाला। इस दुनिया में का सारे लड़के मर गए हैं का? किसी से भी करवा देंगे हम हमारी बहन की शादी, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। तभी राम सेवक जी कहते हैं, हाँ ताकि वो घर से विदा हो और तुम्हारी शादी हो सके। कुछ तो शर्म करो बद्री, क्या ऐसे ही किसी भी लड़के को पकड़कर अपनी बहन का ब्याह रचा दोगे? तुम्हें पता है ना हमारे गांव के लौंडे कैसे हैं? तभी बद्री बोलता है, नहीं पिताजी, हम सलोनी की शादी किसी गांव के लौंडे के साथ नहीं, बहुत अच्छे लड़के से करवाएंगे। तभी राम सेवक जी बोलते हैं, फिर कौन करेगा हमारी सलोनी से शादी? तभी बद्री कहता है, करेगा नहीं, करवानी पड़ेगी। हम जानते हैं, एकदम हट्टा कट्टा शिक्षित फराटेदार इंग्लिश बोलता है और पैसा इतना कि हमारा पूरा गांव पल भर में खरीद डाले। तभी राम सेवक जी आश्चर्य में बोलते हैं, क्या पकड़े हो बद्री, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तभी बद्री बोलता है, अभी हमें अपने लौंडों से पता लगा है कि एक शहरी बाबू हमारे गांव में अपनी फैक्ट्री डालने आया है, बस उसे ही उठवा लेंगे और कर देंगे हमारी सलोनी का ब्याह उसके साथ।
तभी राम सेवक जी बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो बद्री। तभी बद्री कहता है, आपके पास कोई और रास्ता है? नहीं ना, आप चिंता मत कीजिए। ये शहरी लोगों को कैसे चलाना है, ये हम अच्छे से जानते हैं। हमारी बहन को कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हमारी। तभी राम सेवक जी बद्री से पूछते हैं, उसका नाम क्या है? तभी बद्री कहता है, वो ललनवा का नाम बताया तो था। हाँ, राजवर्धन कपूर। तभी राम सेवक जी कहते हैं, लेकिन तुम उससे मिले कहाँ? तभी बद्री कहता है, वो अपना ललनवा है ना, कल वो अपनी साइकिल पर सवार हो अपने खेत की ओर जा रहा था कि एक कार उसके पास आकर रुकी और राजवर्धन ने उस लड़के से पूछा, अरे भाई साहब एक बात बताएंगे? तभी वो ललनवा बोलता है, जी पूछिए, कि पटवारी साहब का ऑफिस किधर पड़ेगा? तभी ललनवा कहता है, अरे आप तो उससे काफी आगे आगे हैं बाबूजी। वो जो निम्वा का पेड़ दिख रहा है ना, वो मोड़ से सीधे करीब 2 किलोमीटर निकल जाइए, फिर किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी बता देगा आपको पटवारी का ऑफिस। तभी राजवर्धन उस ललनवा को धन्यवाद बोलता है और वो आदमी बोलता है, वैसे आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। तभी राजवर्धन कपूर बोलता है, मैं राजवर्धन कपूर हूँ, कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक। आपके इस गांव में अपनी फैक्ट्री लगाने आया हूँ। तभी वो बोलता है, आप ही हैं राजवर्धन कपूर। शुक्ला राजवर्धन से कहता है, सर फैक्ट्री तो सेटअप हो जाएगी, लगे हाथ शादी करके अपनी लाइफ भी सेट कर ही लीजिए। तभी राजवर्धन बोलता है, गाड़ी में बैठो शुक्ला। जैसे ही ललनवा को पता लगा राजवर्धन अभी कुआड़ा है, वो तुरंत आके बद्री को बता देता है। वो दौड़ा दौड़ा बद्री के पास आया और राजवर्धन के बारे में सब कुछ बता देता है। बद्री राम सेवक जी से कहता है, और हम ये बताने आपके पास चले आए। तभी राम सेवक जी कहते हैं, वही दूसरी तरफ शुक्ला और राजवर्धन अपने कमरे में बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं। शुक्ला राजवर्धन से कहता है, सर आज नहीं तो कल आपको शादी तो करनी ही है, तो कैसी लड़की से शादी करना पसंद करेंगे आप? तभी राजवर्धन कहता है, शुक्ला लड़की एकदम ऐसी हो जिसके आगे चांद भी शर्मा जाए, जिसके आगे सफेद कमल भी फीका पड़े, जिसे देखकर लगे कि दुनिया में उससे खूबसूरत कोई नहीं। तभी शुक्ला बोलता है, फिर तो आप इस गांव की किसी भी गोरी से शादी करने से तो रहें। मुझे तो लगा था नया गांव है, नया प्रोजेक्ट है, कम से कम यहाँ तो आपको कोई पसंद आ ही जाएगी। तभी राजवर्धन बोलता है, कैसी बातें कर रहे हो शुक्ला? शादी वो भी इस गांव की किसी लड़की से? तुम होश में तो हो? तभी शुक्ला बोलता है, सर अभी तक तो नहीं था, पर अब होश में आने पर ऐसा लग रहा है कि आपको तान्या वाधवानी से ही शादी कर लेनी चाहिए। आपके कहे अनुसार मुझे तो ये गुण उस ही लड़की में दिखाई पड़ते हैं। तभी राजवर्धन बोलता है, उसी की जद्दोजहद में लगा हूँ शुक्ला, लेकिन वो है कि भाव देने को राजी ही नहीं है। तभी शुक्ला बोलता है, उसके पास पैसा और खूबसूरती दोनों है सर, घमंड तो होगा ही। तभी राजवर्धन कहता है, देखते जाओ शुक्ला, वो दिन दूर नहीं जब मैं उसे अपने चंगुल में फंसा उससे शादी करूंगा। और तभी शुक्ला आश्चर्य में पूछता है, और राजवर्धन जवाब देता है, उसका पूरा वाधवानी अंपायर मेरे इशारों पर चलाऊंगा। तभी शुक्ला हंसते हुए बोलता है, सर आपकी सोच का जवाब नहीं। वही दूसरी तरफ राम सेवक अपने बेटे बद्री से पूछता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमारी सलोनी को खुश रखेगा? तभी बद्री बोलता है, अरे बाबूजी, हम उसे अपना घर जमाई जो बना कर रखेंगे। आखिर अपनी फैक्ट्री यहाँ डाल रहा है, इस गांव को छोड़कर जाएगा कहाँ? तभी राम सेवक जी बोलते हैं, और चला गया तो? तभी बद्री बोलता है, तब की तब देखेंगे बाबूजी, अभी सलोनी की उससे शादी तो करवाएं। रात हो चुकी थी। राजवर्धन अपने कमरे में सोया होता है। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ होती है। वो उठ जाता है और सोचता है, इतनी रात को कौन है यार? वो उठ के बैठ जाता है और बोलता है, अरे आ रहा हूँ, चिल मैन। फिर वो जाता है दरवाजे के पास। दरवाज़ा खोलता है, 2 लोग उसके सामने खड़े होते हैं, बद्री और उसके साथ एक और कोई आदमी होता है। राजवर्धन पूछता है, कौन हो तुम लोग? बद्री बोलता है, तुम्हारे समधी। और राजवर्धन को किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राम सेवक जी सलोनी को उठा रहे होते हैं, बोलते हैं, सलोनी उठो उठो। सलोनी अंदर से जवाब देती है, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे पिताजी, बहुत रात हो गई है, आप ही सो जाइए। तभी राम सेवक जी बोलती है, अगर हम कहें हम तुम्हारी शादी अभी इसी वक्त करवाने जा रहे हैं, फिर भी नहीं खोलोगी? तभी सलोनी आश्चर्य में उठ जाती है और बोलती है, क्या? तभी राम सेवक जी बोलते हैं, हाँ चलो जल्दी से अपना वो शादी का जोरा पहनो और बाहर आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। तभी सलोनी सोचती है, हमारा ब्याह? अभी? किससे? राम सेवक जी सलोनी को एक मंदिर में ले जाते हैं। सलोनी राम सेवक जी से पूछती है, बाबा अब तो बताइए कौन है वो जिससे मेरी शादी होने जा रही है? तभी राम सेवक जी बोलते हैं, क्या तुमको अपने पिता और अपने भाई की पसंद पर भरोसा नहीं है सलोनी? तभी सलोनी बोलती है, नहीं बाबा, आप बोले तो ये सलोनी आपके कहने पर जहर भी पी ले। ये ब्याह का चीज़ है, लेकिन हमका समझ ये नहीं आ रही
कि इतनी रात गए, इतनी जल्दी में, ये सब क्यों? तभी राम सेवक जी बोलते हैं, वो कहा है ना बिटिया, जो दूल्हा है ना, वो बड़ा परंपरा को मानने वाला है। वो चाहता है कि ब्याह मुहूर्त रहते हो जाए तो सही होगा। तभी सलोनी पूछती है, तो ये बात है, इसलिए आप हमें इतनी हड़बड़ाहट से यहाँ लाए हैं? तभी राम सेवक जी बोलते हैं, हाँ बेटिया। तभी सलोनी बोलती है, चलो कोई तो हमसे ब्याह को राजी हुआ। वहीं दूसरी तरफ बद्री और उसके दोस्त राजवर्धन को किडनैप करके ले आते हैं। राजवर्धन होश में आता है और बोलता है, मैं कहाँ हूँ, यहाँ मैं कैसे आ गया? तभी बद्री उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, आया नहीं, लाया गया है। तभी राजवर्धन आश्चर्य में बोलता है, क्या? कौन हो तुम? मुझे ऐसे यहाँ क्यों लाए? तभी बद्री बोलता है, अपना मुंह चलाना बंद करो और चुपचाप ये शेरवानी पहन लो। तभी राजवर्धन मन ही मन सोचता है, लगता है ये लोग पागल हो गए हैं, चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ। तभी बद्री अपनी बंदूक निकालता है और राजवर्धन के ऊपर तान देता है और बोलता है, ए भागता किधर है? बोला ना ये शेरवानी पहन। राजवर्धन बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मैं ये क्यों करूं? तभी बद्री बोलता है, इसलिए क्योंकि तेरा ब्याह होने जा रहा है हमारी बहन के साथ। तभी राजवर्धन पूरा शॉक हो जाता है, बोलता है, क्या? शादी तेरी बहन के साथ? तभी बद्री बोलता है, हाँ, बहुत गुणवान लड़की है, हमेशा तुम्हारी सेवा करेगी जीजा जी। और फिर बद्री और उसके दोस्त दोनों हंसने लगते हैं। राजवर्धन बहुत डर गया था और बहुत ही आश्चर्य में वो बोलता है, तुम मेरी मर्जी के बिना मेरी ऐसे किसी के साथ भी शादी नहीं करवा सकते। ये गैर कानूनी है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तभी बद्री बोलता है, जानते हैं तभी तो तुझे यहाँ लाए हैं, लेकिन शायद तू हमें नहीं जानता। यहाँ की पुलिस भी हम है और कानून भी। अब तू तय कर, तुझे आज तेरी बारात निकलवानी है या मैयत? राजवर्धन मन ही मन सोच रहा होता है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी इनकी बात मानने में ही भलाई है, सुबह होते ही इन्हें चकमा देकर भाग जाऊंगा। तभी बद्री का दोस्त बद्री से बोलता है, बद्री भैया, यकीन नहीं हो रहा, हमारी गुड़िया की शादी इतनी सुखी सुखी हो रही है। हमने उसकी शादी के लिए कितने सपने सजाए थे। तभी बद्री बोलता है, अरे ऐसे कैसे, हमने सारा इंतजाम किया है। हमारे खास लोग बैंड बाजे के साथ हमारी सलोनी के ब्याह में शामिल होने पहुंच ही रहे होंगे। तभी धूम धड़ाके के साथ बैंड बाजे के साथ बहुत सारे लोग मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तभी बद्री का दोस्त बोलता है, अब खड़े का हो दूल्हे राजा, चलो सवार हो जाओ, चांदनी तैयार है। तभी राजवर्धन बोलता है, हैं, अब ये चांदनी कौन है? तभी बद्री का दोस्त बोलता है, अरे आपकी घोड़ी जिस पर सवार होकर आप हमारी सलोनी की शादी करने जा रहे हैं। तभी राजवर्धन बोलता है, तो इनकी बहन का नाम सलोनी है। पूरे धूमधाम से बारात निकलती है, सब लोग बहुत नाच रहे होते हैं, लेकिन राजवर्धन घोड़ी पे बैठा सोच रहा होता है, हे भगवान, ये किन कुंडों के बीच फंस गया मैं। बारात मंदिर के पास पहुंच जाती है। सलोनी बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है, लगता है बारात आ गई। खड़ी क्या है सलोनी, चल चल, चल कर खुद भी नाच ले थोड़ा। सलोनी दौड़ते हुए बारात के पास पहुंच जाती है और वहां नाचने लगती है। तभी बद्री के दोस्त बोलते हैं, अरे वाह भाई, दुल्हन खुद नाचने लगी। तभी राजवर्धन बोलता है, ये दुल्हन है, जरा देखूं तो। राजवर्धन सलोनी को देखकर बहुत ही उदास हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, इस काले धन से ये लोग मेरी शादी करवाने वाले हैं। काश इससे शादी हो, इससे पहले मैं चक्कर खाकर इस चांदनी के पैरों तले दबकर मर जाऊं। बारात मंदिर पहुंच जाती है। राजवर्धन घोड़ी से नीचे उतर जाता है और सोच रहा होता है, अगर लोगों को पता लगा कि मैंने इस गांव की इस अमावस्या के चांद से शादी कर ली है, तो मार्केट में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और अगर तान्या को पता लगा तो। राजवर्धन बहुत घबराया हुआ था। तभी बद्री उसके पास आ जाता है और बोलता है राजवर्धन से, का सोच रहे हैं चीचा ची, जल्दी से चलकर मंडप में अपनी तशरीफ रख दीजिए, सुबह होने से पहले सारी रस्में खत्म भी करनी है। तभी राजवर्धन बोलता है, देखो तुम लोग ये मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक है। तभी बद्री अपनी बंदूक निकालकर राजवर्धन के पेट के पास रख देता है और बोलता है, सीधे से चलता है या? तभी राजवर्धन जल्दी से आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, कहाँ है मंडप, कहाँ है? राजवर्धन और सलोनी मंदिर में बैठे होते हैं। सलोनी राजवर्धन को देखकर मन ही मन सोच रही होती है, हाय राम, हमारे लिए क्या दुल्हा ढूंढा है बाबूजी और बद्री दादा ने। लग रहा है हमारा ब्याह पिक्चर के किसी हीरो से होने जा रहा है। हमें तो समझ नहीं आता कि ये सहरी बाबू हमसे ब्याह करने को मान कैसे गए। तभी राजवर्धन सलोनी को धीरे स्वर में बोलता है, अपने पैर को मेरे पैर के ऊपर से हटाओ और दूर होकर बैठो मुझसे। सलोनी मन ही मन सोचती है, लगता है गुस्से के तेज है, कोई बात नहीं, इतना तो तू झेल ही सकती है सलोनी। राजवर्धन मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मुसीबत है, मुझे जल्द से जल्द शुक्ला तक मेरा मैसेज पहुंचाना होगा। तभी पंडित जी बोलते हैं, अब लड़की की मांग में सिंदूर भरिए। राजवर्धन बहुत उदास होता है
लेकिन वो सिंदूर उठाकर सलोनी के मांग में भरता है। राम सेवक जी और बद्री बहुत खुश हो जाते हैं। राम सेवक जी बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी बद्री, वाकई कितना अच्छा दूल्हा ढूंढ कर लाए हो हमारी सलोनी के लिए। देखो दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी बद्री बोलता है, अरे ढूंढते कैसे नहीं पिताजी, आखिर सलोनी हमारी जान से प्यारी बहिना जो है। तभी पंडित जी बोलते हैं, अब लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। राजवर्धन ना चाहते हुए भी मंगलसूत्र उठा लेता है। बद्री बोलता है, सुना नहीं जीजाजी, मंगलसूत्र पहनाइए। राजवर्धन बोलता है, सलोनी उदास होकर सोचती है, ये हमें क्या हो रहा है। तभी सलोनी चक्कर खाकर राजवर्धन की गोद में गिर जाती है। राम सेवक जी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे अरे क्या हुआ हमारी बिटिया को। तभी बद्री गुस्से में राजवर्धन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बे, क्या किया हमारी बहन को, हम दूर से देखे तुझे बहुत आंखें बड़ी बड़ी कर रहा था। तभी राजवर्धन बोलता है, मैंने मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही बेहोश होकर मेरी गोद में आ गिरी। तभी पंडित जी बोलते हैं, देखिए ये सब बातें आप लोग बाद में कीजिएगा, पहले दुल्हन को होश में लाइए वरना फेरे का मुहूर्त निकल जाएगा। तभी बद्री का दोस्त आता है और बोलता है बद्री से, बद्री भैया सलोनी दीदी को जल्दी हमारे घर ले चलिए, हमारा घर वैसे भी यहीं 2 कदम पर है, तब तक हम किसी डॉक्टरवा को बुलाए देते हैं। सब लोग सलोनी को लेकर बद्री के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सलोनी को देखते हैं। डॉक्टर बोलते हैं सब लोग से, अक्सर ज़्यादा खुशी के कारण ऐसे सदमे लगते रहते हैं, ये आम बात है, डरने की कोई बात नहीं है। तभी राम सेवक जी बोलते हैं, हमारी बिटिया होश में तो आ जाएगी ना डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर बोलते हैं, अरे काहे नहीं आएगी, अभी भागने लगेगी। तभी बद्री बोलता है, 1 मिनट, उस शहरी बाबू कहाँ भाग निकला। तभी राम सेवक जी आश्चर्य में बोलते हैं, गजब हो गया, हमारा ध्यान सलोनी पर था, तब तक लगता है मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। बद्री बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने दोस्तों को बुलाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, लल्लन, कालू, मलखान, जल्दी उसे निकालो, भागने ना पाए, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। वहीं दूसरी तरफ राजवर्धन शुक्ला को कॉल कर रहा होता है। शुक्ला अपने कमरे में सो रहा होता है। उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाता है और सोचता है, अब इतनी रात के कौन है, सर का वीडियो कॉल। शुक्ला फ़ोन उठाता है। राजवर्धन बोलता है, शुक्ला शुक्ला मुझे सुन पा रहे हो। तभी शुक्ला बोलता है, सर वो भी आप दूल्हे के ड्रेस में, आप दूल्हे के ड्रेस में क्या कर रहे हैं। तभी राजवर्धन बोलता है, शुक्ला मेरी बात सुनो, मैं इस गांव के बाहर वाले रास्ते पर एक मंदिर में हूँ। तभी शुक्ला बोलता है, आवाज़ नहीं आ रही है सर, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तभी राजवर्धन बोलता है, यहाँ के लोग मेरी शादी किसी काली कलूठी से करवा रहे हैं। राजवर्धन शुक्ला से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बद्री पहुँच जाता है और बद्री बोलता है, अच्छा तो आप यहाँ हैं जीजा जी। और उसके बाद वो राजवर्धन को पकड़ कर ले जाता है। राजवर्धन बद्री से छूटकर चांदनी के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, चांदनी अब मुझे इन लोगों से दूर ले चलो मुझे, चलो चलो। लेकिन चांदनी हिलती भी नहीं है। बद्री जोर जोर से हंसने लगता है। राजवर्धन बोलता है, ये भाग क्यों नहीं रही है। तभी बद्री बोलता है, भागेगी भी नहीं। तभी राजवर्धन पूरा आश्चर्य में बोलता है, क्या, क्यों नहीं भागेगी ये। वहीं दूसरी तरफ तान्या वाधवानी अपने घर पे बैठे राजवर्धन कपूर का कमेंट में लिखा शायरी पढ़कर मुस्कुराते हुए सोचती है, ये राजवर्धन कपूर कहीं पागल तो नहीं हो गया है। तभी तान्या की माँ तान्या से पूछती है, इतनी रात के तुम्हारी गालों पर हंसी, क्या बात है तान्या। तभी तान्या बोलती है, कुछ नहीं माँ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। तभी तान्या की माँ बोलती है, सब समझती हूँ, ये इतनी रात के राज की कमेंट में शायरी पढ़कर मुस्कुराना, ये सब क्या है। तभी तान्या बोलती है, माँ वो मेरा बिजनेस राइवल है, और आपको कैसे पता कि सोशल मीडिया पर उसने मेरी फोटो पर शायरी कमेंट की है। तभी तान्या की माँ बोलती है, तो क्या हम बूढ़े लोग सोशल मीडिया नहीं चला सकते। मुझे सब खबर है, अभी किसी से शादी नहीं कर रही हो तो कम से कम रात से बात तो आगे बढ़ा ही सकती हो ना। अगर अच्छा लगे तो शादी कर लेना। सिर्फ बिजनेस अच्छा चला लेने से लाइफ अच्छी नहीं चलती तान्या, ये बात समझ लो। तान्या अपनी माँ की बात सुनती है और शांत रहती है और सोफे पर बैठे कुछ सोच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राजवर्धन वापस से मंदिर में अग्नि के सामने बैठ जाता है और उदास होकर सोच रहा होता है, लगता है अब मुझे भगवान भी इस शादी से नहीं बचा सकते। वहीं दूसरी तरफ बद्री राम सेवक जी के पास आ जाता है। राम सेवक जी बोलते हैं, फिर कहाँ से मिले दामाद जी। तभी बद्री बोलता है, कुछ नहीं पिताजी, वो थोड़ा बाहर खड़े होकर चांदनी से बतिया रहे थे, अब सलोनी को आने में और कितना देर लगेगी। तभी वहाँ शुक्ला पहुंच जाता है और वो बंदूक तान देता है। तभी बद्री बोलता है, अब ये कौन ससुरा धमक पड़ा। राजवर्धन शुक्ला को देखकर बहुत खुश हो जाता है। शुक्ला बोलता है बद्री से, क्या समझे थे, सिर्फ बंदूक पकड़ कर चलाना तुम्हें ही आता है। सर वहाँ से जल्दी उठिए वहाँ से सर। बद्री मन ही मन सोच रहा होता है, इसके पास बंदूक कहाँ से आई बे, ऐसे तो हमारी बहिना का ब्याह होते होते रह जाएगा। जल्दी कुछ कर बद्री,
अब तैयार रहना जेल की चक्की पीसने के लिए। शुक्ला बद्री से कहता है। तभी बद्री और शुक्ला के बीच बहुत घमासान मारपीट होती है और शुक्ला सलोनी के पैरों पे गिर जाता है। सलोनी आती है और शुक्ला को उठाती है और बोलती है, अरे आप हमारे पैरों पर क्यों पड़े हैं, उठिए। तभी शुक्ला बोलता है, धन्यवाद बिटिया, तुम्हारे संस्कार देखकर लगता नहीं तुम इनकी बेटी हो। तभी राजवर्धन गुस्सा रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, शुक्ला। सलोनी बद्री से पूछती है, ये भाई साहब कौन है बाबूजी? कहीं ये हमारे ससुर जी तो नहीं? बद्री बोलता है, कुछ ऐसा ही समझो सलोनी। आओ जल्दी, रस्मों में देरी हो रही है, जल्दी से मंडप में बैठ जाओ। तभी पंडित जी बोलते हैं, दूल्हे की तरफ से कोई गठबंधन के लिए आइए। तभी बद्री शुक्ला को बोलता है, जाइए गठबंधन कर दीजिए शुक्ला जी। राजवर्धन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, शुक्ला नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बद्री बोलता है, शुक्ला जी जल्दी करिए, देरी हो रही है। शुक्ला जाता है और उनका गठबंधन करने लगता है और राजवर्धन से बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, मुझे ये ना चाहकर भी करना पड़ रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, फेरे होते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। पंडित जी बोलते हैं, ओम पवन देवाय स्वाहा। तभी राजवर्धन बोलता है, इसी के साथ मेरी लाइफ भी स्वाहा, मेरी करियर भी स्वाहा, मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत, मेरी सपनों की पार्टनर को लेकर सपने, सब कुछ स्वाहा हो गए। और राजवर्धन को दिन में तान्या दिखने लगती है, जिसमें वो देख रहा होता है कि तान्या उससे बाय बाय बोलकर जा रही है। राजवर्धन बहुत उदास हो जाता है। दोनों की शादी हो चुकी थी। राजवर्धन और सलोनी दोनों विदा के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी राजवर्धन तान्या का मैसेज देखता है अपने फ़ोन पे, जिसमें तान्या ऐसे ऐसे इमोजी भेजी हुई होती है। दूसरी तरफ राम सेवक जी सलोनी से कहते हैं, हमका विश्वास नहीं हो रहा कि हम अपनी उसी सलोनी को विदाई कर रहे हैं जिसे हमने अपने हाथ से पाल पोस कर बड़ा किया। सलोनी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आती है। राम सेवक जी भी रोने लगते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरी बिटिया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन दोनों को किसी और के रोने की आवाज़ आती है। तभी सलोनी बोलती है, ये कौन रो रहा है पिताजी? दोनों मुड़कर देखते हैं। राजवर्धन बहुत जोर जोर से रो रहा होता है और गाना बज रहा होता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। सब लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। राजवर्धन सबसे ज़्यादा रो रहा होता है। राजवर्धन सोचता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं लोगों को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी बद्री बोलता है राजवर्धन से, अबे ससुरा क्यों रोने लगा, क्या हो गया जीजा जी? तभी सलोनी बद्री से कहती है, दुल्हन हम हैं, लेकिन अब हमारे एजी क्यों रो रहे हैं भैया? तभी बद्री बोलता है, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहना, वो कहा है कि तुम्हारे एजी थोड़े भावुक किस्म के आदमी हैं। हमने इतनी अच्छी तरीके से तुम्हारा ब्याह इनके साथ किया, अब लगता है ये हमारा प्रेम देख के हमें छोड़कर जाने का सोचकर रो रहे हैं। राजवर्धन और सलोनी दोनों को कार में बैठाकर बद्री गुस्से में राजवर्धन से बोलता है, चुप हो जाओ बे, पूरी जिंदगी के झूठ एक ही दिन में बुलवाओगे का? सलोनी मन ही मन सोच रही होती है, कितने भोले हैं हमारे एजी। बद्री चिल्लाते हुए बोलता है सबसे, चलो बे कुछ अच्छा बजाओ, क्या रोना धोना लगा रखा है। तभी शुक्ला राजवर्धन के पास आता है और धीरे स्वर में बोलता है, सर ये लोग जो बोल रहे हैं वो करते जाइए, उसी में हमारी भलाई है, बड़े खतरनाक लोग हैं। राजवर्धन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम चुप करो शुक्ला। राजवर्धन कार में बैठा मन ही मन सोच रहा होता है, हिम्मत मत हार राज, हिम्मत मत हार। कार में ये गुंडे लोग तेरे साथ नहीं रहने वाले, अब तू यहाँ से भाग निकल सकता है। कार विदा होकर चली जाती है। राम सेवक जी पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं, हमारी बिटिया का ध्यान रखना। कार के अंदर राजवर्धन चिल्लाते हुए सलोनी को बोलता है, थोड़ा दूर होकर बैठो मुझसे। सलोनी बोलती है, अब ए जी के गुस्से का क्या करें? सलोनी सोचती है, चलो कोई गाना याद करके इन्हें सुनाई देते हैं, इनका मुरझाया हुआ मुड़वा खिल के फलवार हो जाएगा। वो क्या गाना था, हमरे सैया चौकीदार, हमरे सैया, वो कहाँ शब्द था? सलोनी उदास होकर बोलती है, नहीं नहीं तू रहने ही दे सलोनी, तुझसे ये ना हो पाएगा। सलोनी चुपचाप बैठ जाती है। तभी कार टर्न लेती है। राजवर्धन चिल्लाते हुए पूछता है ड्राइवर से, अरे अरे गाड़ी गांव की तरफ वापस कहाँ पलटा रहे हो भैया? ये रास्ता तो फिर से गांव की तरफ जा रहा है। तभी ड्राइवर बोलता है, गांव ही तो जा रहे हैं जमाई राजा, विदाई खत्म, अब गृह प्रवेश की बारी। राजवर्धन बहुत जोर से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? इसका मतलब तुम लोगों का मुझे जमाई बनाने का प्लान है? मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। अब क्या मोड़ लेगी राजवर्धन और सलोनी की जिंदगी? क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे या ऐसे ही झगड़ते रहेंगे? जानने के लिए
देखिए नेक्स्ट पार्ट और हमारे चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़।